हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 13 के अंदर हम सर्कल्स के जो बाकी कंसेप्ट बचे हुए हैं वो करने वाले हैं और ये मैं आपको इस तरह से समझाने वाला हूँ कि डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे। और याद करने के ऐसे तरीके बताऊंगा कि अगर थोड़ा मोटा पार्ट भूल भी गए आप फॉर्मूले का या कंसेप्ट का तो उसको आप खुद से डिराइव कर लोगे अगर आपने फुल्ली अवेयर होकर इस लेक्चर को देखा है तो। ठीक है। और पेन एंड नोटबुक अपने साथ रखिएगा ताकि जो भी ज़रूरी बातें मैं आपको बताऊं जो आपको बाद में याद रखनी है, जो बाद में रिवाइज करनी है, वो आप लिख पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस पोर्शन के अंदर हम टेंजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट होता क्या है। तो कोई भी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके चली जाए या एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके चली जाए, ठीक है, उन सारी लाइनों को हम टेंजेंट कहेंगे, स्पर्श रेखाएं कहेंगे। ठीक है। तो चलिए अब टेंजेंट के बारे में सबसे पहला कंसेप्ट करते हैं। मान लो आपके सामने एक सर्कल है और ये उसका टेंजेंट है जो ब्लू वाली लाइन है, यानी कि ये इसको एग्जैक्टली इस एक पॉइंट पर टच करके जा रही है, एग्जैक्टली एक पॉइंट पर। क्लियर है। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करोगे एग्जैक्टली जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट टच करके जा रहा है उस पॉइंट पर, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, वो लाइन तो रेडियस है क्योंकि सर्कल के अंदर ड्रॉ की है। तो वो जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये पहला कंसेप्ट है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जिस पॉइंट पर टेंजेंट रेडियस को टच करता है, ठीक है, वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। और जैसे ही 90 डिग्री का कोण बना, राइट एंगल बना, तो आपको पता है एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर को राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना काफी अच्छी तरीके से आता है। तो यहां पर वो राइट एंगल ट्रायंगल के इक्वेशंस बनवा सकता है। ठीक है। और नॉर्मली भी इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। तो एक तो आप इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल प्यारा सा कंसेप्ट है। देन कंसेप्ट नंबर 2 ये है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई किसी भी एक पॉइंट से अगर हम कोई टेंजेंट बनाते हैं, किसी भी सर्कल को किसी भी एक पॉइंट से, अगर हम उसी पॉइंट से एक और टेंजेंट बना दें, क्योंकि उस पॉइंट से आप दो टेंजेंट बना पाओगे, एक पॉइंट से आप दो टेंजेंट बना सकते हो सर्कल पर। तो किसी एक पॉइंट से अगर आप एक टेंजेंट बनाओगे और उसी पॉइंट से आप दूसरा टेंजेंट बना दोगे तो दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं, दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। और ये हर एक पॉइंट के लिए ट्रू है। जैसे कि अगर मैंने इस पॉइंट से बना दिया तो भी दोनों टेंजेंट इक्वल है, अगर मैंने इस पॉइंट से बना दिया तो भी दोनों टेंजेंट इक्वल है। क्लियर है। किसी भी पॉइंट से बनाए गए दो टेंजेंट एक सर्कल के ऊपर दोनों इक्वल होंगे और इसे हम डेफिनेटली प्रूव भी कर सकते हैं। तो एक बार चलिए मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। आप भी ट्राई कीजिएगा, मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले आप भी ट्राई कीजिएगा कि भाई ये कैसे हुआ। तो देखो मैंने क्या किया, सेंटर से लाइन ड्रॉ की, रेडियस बनाया, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर से मैंने इस साइड भी लाइन ड्रॉ की, ये रेडियस बनाया, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हो गई, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2। ठीक है। तो अब देखिएगा कि ये जो है और ये जो है, ये दोनों साइड क्या है, ये दोनों साइड हैं जी रेडियस, दोनों साइड रेडियस है। क्लियर है। और हमने प्रूव करना है कि भाई टेंजेंट्स जो है वो इक्वल हैं, किसी भी एक पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट इक्वल हैं। तो ट्रायंगल नंबर 1 के अंदर हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये वाली साइड है, और ट्रायंगल नंबर 2 के अंदर हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये वाली साइड है। तो यानी कि ये जो हाइपोटेन्यूज है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है, बराबर साइड है। तो अब देखिएगा ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गई, दोनों में राइट एंगल है, दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल है, और हाइपोटेन्यूज के अलावा कोई एक साइड, बिकॉज ये दोनों क्या है, ये दोनों रेडियस हैं, तो हाइपोटेन्यूज के अलावा कोई एक साइड इक्वल है। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, सर्वांग सम हो जाती हैं, तो उसके सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, यानी कि ये इसके इक्वल है। यानी कि एक आधी और चीजें अब देख लीजिएगा, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी ये टेंजेंट्स बनाए जाते हैं और इस मतलब टेंजेंट को रेडियस को लेकर और सेंटर से लाइन को ड्रॉप करके जब भी ये सिचुएशन बनाई जाती है, क्योंकि कई इक्वेशंस के अंदर बन जाती है सिचुएशन, तो ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं भाई, सिमेट्रिकल होती हैं। ठीक है। ये वाला एंगल अगर 30 है तो नीचे वाला एंगल भी 30 होएगा, ये वाला एंगल अगर 60 है तो नीचे वाला एंगल भी 60 होएगा। ठीक है। तो चलो भाई, अब मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए हैं, इनको यूज करते हैं जरा कुछ क्वेश्चंस के अंदर। ये बताओ एक बार, द टेंजेंट एट 2 पॉइंट्स A and B ऑन ए सर्कल विथ सेंटर O इंटरसेक्ट एट P। तो भाई पॉइंट A और B पर एक टेंजेंट है, ये पॉइंट A
और ये पॉइंट बी पर। तो ये जो टेंजेंट्स हैं, सर्कल का सेंटर है जी ओ, दीज टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट पी, पी पर इंटरसेक्ट करते हैं। इफ इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, तो क्वाड्रिलेटरल बन गई पी ए ओ बी, ठीक है। तो ये जो है ये 90 डिग्री पर होगा, अभी अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, ठीक है। रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री पर होगा यहाँ पर, और ये भी 90 डिग्री पर होगा। तो इन्होंने हमें क्या बताया, इन्होंने हमें बताया कि भाई एंगल ए ओ बी और एंगल ए पी बी, इन दोनों का जो रेशियो है 5:1 है, यानी कि अगर ये 5x है तो ये x है, 5:1 है इन दोनों एंगल्स के मान का अनुपात। अब देखो इन्होंने आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए पी बी, यानी कि इस एंगल की वैल्यू। तो भाई ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, और किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है, चारों एंगल्स का सम होएगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 360, ठीक है। 360 में से 90 और 90, 180 तो यहाँ पर पूरा हो गया, बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 180। तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, दोनों का सम 180 होएगा। तो 5x प्लस एक्स इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 180, देयर फॉर x इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई 30। तो इन्होंने यही वाला एंगल पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। और अगर कभी कभी ये क्या करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर, अगर ये वाला एंगल पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए पी ओ, यानी कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भाई ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाली जो ट्रायंगल है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे के जैसी है, ठीक है। तो अगर ये पूरा एंगल 30 है तो ये वाला एंगल 15 होएगा, ऊपर वाला एंगल 15 होएगा, ठीक है। तो सिंपली आप इसको हाफ कर दोगे। 2017 मेंस का क्वेश्चन एक बार ट्राई करो जरा। इन द गिवन फिगर फ्रॉम द पॉइंट पी टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, एंड रेडियस इज 5, तो भाई रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इस इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। फ्रॉम द पॉइंट ओ, ओ सी एंड ओ डी आर ड्रॉन पैरेलल टू पी ए एंड पी बी। ये देखो ये जो ओ सी है ये तो पी ए के पैरेलल है, ठीक है, और ये जो ओ डी है ये पी बी के पैरेलल है, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, अगर पी ए के पैरेलल ये है और पी बी के पैरेलल ये है, तो पी ए और पी बी के बीच में जो एंगल बना होगा वही एंगल इन दोनों के बीच में बना होगा। ये तो बात क्लियर है आपको, ठीक है। अगर दो लाइनों के पैरेलल दो अलग से लाइनें बना दी तो इनके बीच में जो एंगल है एग्जैक्टली वही एंगल इनके बीच में बनेगा, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ कोर्ड ए बी इज 5, और ये जो कोर्ड ए बी है इसकी लेंथ है मेरे भाई 5, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू इन डिग्रीज ऑफ एंगल सी ओ डी। तो इन्होंने एंगल सी ओ डी की वैल्यू आपसे पूछी है, तो मैंने क्या बताया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू उतनी ही होगी। और ये एक्चुअल डायग्राम आपके एग्जाम से ले हुआ, इतना भद्दा सा डायग्राम उन्होंने बना के दिया, देखो एसएससी वालों ने। क्यों मैं भद्दा सा बोल रहा हूँ, देखो इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं ए ओ को जोड़ूंगा तो ये भी 5 है, और अगर मैं बी ओ को जोड़ूंगा तो ये भी 5 है, मतलब कि स्केल्ड डायग्राम नहीं बना के देते कभी कभी, ठीक है। और ये जो ए बी कोर्ड है इसकी लेंथ भी 5 इन्होंने बताई है। तो ये जो ट्रायंगल बनी है अपनी, ये कौन सी ट्रायंगल बनी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है, और ये लग भी नहीं रही इक्विलेटरल, ऐसा डायग्राम बना के दिया। तो अब देखो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल कितना होएगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा जी 60 डिग्री का, ठीक है, ये वाला जो एंगल है। और अब आपने देखना है पी ए ओ बी के अंदर, पी ए ओ बी के ऊपर नजर मारो, तो ये वाला एंगल 90 का है, ये वाला एंगल 90 का है, हम ये पहले कर चुके हैं। इसका मतलब आमने सामने वाले एंगल्स का जो सम होएगा वो कितना होएगा, आमने सामने वाले एंगल्स का सम होएगा मेरे भाई 180। तो अगर ये वाला एंगल 60 है तो इसके सामने ये वाला जो एंगल है इसका सम हो जाएगा 120, ठीक है, इसका सम 120 हो गया। तो फिर यहाँ पर इस वाले एंगल का भी वैल्यू हो गई 120, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। अगर आप ये वाला एंगल सिंपली निकाल सकते हो तो उसके बाद पता होना चाहिए कि ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं। तो एक बार ये और ट्राई करो जरा। इन द गिवन फिगर देयर आर 2 सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, ठीक है भाई, 2 सर्कल हैं टचिंग ईच अदर इंटरनली एट पी, टेंजेंट टी क्यू एंड टी पी आर ड्रॉन टू लार्जर सर्कल। तो देखो टेंजेंट टी क्यू और टी पी ये दोनों बड़े सर्कल को खींचे गए हैं, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि एक पॉइंट से एक सर्कल को 2 टेंजेंट खींचे गए हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे ना, यानी कि टी क्यू
इज इक्वल टू टी पी, हमेशा लिख सकते हैं कि भाई टी क्यू इज इक्वल टू टी पी। अब आगे देखते हैं, आगे इन्होंने बताया है to the larger circle and tangents TP and TR are drawn to smaller circle। तो टेंजेंट TP एंड TR ये छोटे सर्कल को खींचे गए हैं। तो भाई एक पॉइंट से, चाहे सर्कल छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी सर्कल को जब दो टेंजेंट खींचे गए हैं तो वो दोनों बराबर होते हैं, यानी कि TP इज इक्वल टू TR। तो TP इज इक्वल टू TR। और इन्होंने आपसे किस चीज़ का रेशियो पूछा, इन्होंने पूछा TQ का और TR का रेशियो। तो TQ और TR ये दोनों बराबर होंगी, तो यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी में कई बार। ये बताओ जरा एक बार, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। तो यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल है, जो चतुर्भुज है, वो वृत्त के चारों ओर है, उसने सर्कमस्क्राइब कर रखा है। यानी कि अगर ये सर्कल है तो इसके चारों ओर क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर है ऐसे। देन इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि AB इज इक्वल टू 6। तो ये जो AB है ये 6 है, CD इज इक्वल टू 5, ये जो CD है ये 5 है, एंड AD इज इक्वल टू 7, और ये जो AD है ये 7 है। ठीक है, दिस AD इज इक्वल टू 7। और इन्होंने आपसे पूछ लिया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड BC। तो देखो भाई, थोड़ी देर पहले हमने कौन सा कंसेप्ट किया था कि किसी भी एक पॉइंट से जब दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक सर्कल को, तो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। तो उसी चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से। तो मुझे ये पता है कि भाई अगर मैं इस पॉइंट से ये दो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो पहला टेंजेंट यहाँ तक है और दूसरा टेंजेंट यहाँ तक है। तो इन दोनों टेंजेंट्स की जो वैल्यू होगी, इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो बराबर होएगी। ठीक है, तो अब देखो, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता ना कि DO की लेंथ कितनी है। मुझे DC की लेंथ पता है, मुझे DO की लेंथ नहीं पता। तो यार इन क्वेश्चंस के अंदर आप कुछ भी ले लो, DO की लेंथ अगर आप 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, आप इसका आंसर निकाल लोगे। तो सबसे पहला वे तो ये है, आपको मैं कई वेज कराने वाला हूँ इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, DO की लेंथ को 2 मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ तक ये जो DZ है, यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ तक इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये जो ग्रीन लाइन है, ये वाले टेंजेंट दोनों इक्वल हैं, तो इनकी लेंथ आ गई 2 और 2। देन उसके बाद इस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है यहाँ तक, ये जो लाल लाल, और इस पॉइंट से यहाँ तक जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, इन दोनों की लेंथ सेम होगी। तो अगर ये पूरी लाइन 7 है, 7 में से 2 गए, ये बचा कितना, ये बचा 5, तो इसकी लेंथ भी 5 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसकी लेंथ 5 हो गई, देन उसके बाद इस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं यहाँ तक और यहाँ तक, इन दोनों की लेंथ भी बराबर होगी। तो अगर इस पूरी लाइन की लेंथ 6 है, तो ये बचा कितना, 1, तो ये भी कितना बच जाएगा, 1। देन आगे आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस पॉइंट से ये जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है यहाँ तक और यहाँ तक, उनकी लेंथ भी सेम होगी। तो 5 में से 2 गए, यहाँ पर कितना बचा, 3, क्योंकि पूरी लाइन की लेंथ 5 थी। तो ये वाला भी कितना होएगा, 3। तो 3 और 1 4, और यहाँ पर आप टिक कर सकते हो ऑप्शन ए। तो सबसे पहला तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, सबसे पहला मेथड। क्लियर है। देन नेक्स्ट मेथड अगर मैं आपको बताऊं, तो देखिए एक बार मैं कुछ रिजल्ट जनरलाइज कर देता हूं आपके सामने। एक रिजल्ट जनरलाइज करते हैं भाई। ABCD एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल के चारों तरफ है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस टेंजेंट की लेंथ को मान लिया है जी A। ठीक है, तो इस टेंजेंट की लेंथ भी हो गई A। उसके बाद इस टेंजेंट की लेंथ जो कि पॉइंट B से लेकर यहाँ तक है, उसकी लेंथ को मैंने मान लिया है जी B। तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, बिकॉज सेम पॉइंट से दोनों टेंजेंट है, तो इसकी लेंथ भी हो जाएगी B। देन पॉइंट C से जो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि सेम पॉइंट से टेंजेंट है, तो उनकी लेंथ को भी मैंने सेम मान लिया। एंड पॉइंट D से जो टेंजेंट है, सिमिलरली उनकी लेंथ D होगी। अब एक बात को जरा ध्यान से देखिएगा, जब मैं ऑपोजिट साइड्स को जोड़ता हूँ, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन का ही खेल है, यहाँ पर ऑब्जर्व ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके सामने क्या है, ABCD, ABCD, और जब मैं इन ऑपोजिट साइड्स को जोड़ता हूँ तो हमारे सामने क्या आया, ABCD। इनके जोड़ में ABCD और इनके जोड़ में भी ABCD। मतलब कि यहाँ पर आपके सामने मैं एक कंसेप्ट रख सकता हूँ क्या, कि जब भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल किसी भी सर्कल के चारों तरफ हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल किसी भी सर्कल के चारों तरफ हो, तो सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल।
क्लियर है। ऑपोजिट साइड्स का जो सम है वो हमेशा इक्वल होता है जब भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल किसी भी सर्कल के चारों तरफ होती है तो दूसरा तरीका ये है। क्लियर है भाई। तो देखिएगा इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि ए बी इज इक्वल टू 6, सी डी इज इक्वल टू 5 एंड ए डी इज इक्वल टू 7। तो हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स का जो सम है वो बराबर होता है। इन दोनों साइड्स का सम 11 है तो इन दोनों साइड्स का सम भी 11 ही होएगा। तो साथ में क्या जोड़ू कि 11 आ जाए 4, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर वैसे भी कर सकते हो, कोई भी वैल्यू अज्यूम करके। ठीक है, तो एक बार ये ट्राई करो जरा। टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट ए। ठीक है, दो सर्कल्स एक दूसरे को पॉइंट ए पर टच करते हैं। एंड पी क्यू इज ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, पी क्यू एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो ये हो गया जी पी और क्यू। विच टचेज द सर्कल्स एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, देन एंगल पी ए क्यू इज। तो एंगल पी ए क्यू की बात हो रही है कि भाई ये वाला एंगल क्या होएगा। चलो भाई देखते हैं ये वाला एंगल क्या होएगा। तो देखो अगर मैं इन दोनों सर्कल्स के बीच में भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं ना। अगर मैं इनके बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो इन दोनों सर्कल्स को टच करती हुई जाएगी। जी हाँ, डेफिनेटली दोनों को टच करती हुई जाएगी। और अब मैं अगर इस पॉइंट को कंसीडर करूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, और इस पॉइंट से मैंने नंबर 1 जो सर्कल है, नंबर 1 सर्कल पर दो टेंजेंट बनाए, तो ये जो जेड पी है, जेड पी एक टेंजेंट है और जेड ए ये भी एक टेंजेंट है। ये दोनों टेंजेंट हैं सर्कल नंबर 1 पर, यानी कि जेड पी इज इक्वल टू जेड ए। ऐसे बोल सकते हैं। जी हाँ, डेफिनेटली बोल सकते हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट। अब मैं अगर सर्कल नंबर 2 पर जेड से दो टेंजेंट्स बनाऊंगा, जेड क्यू और जेड ए, ये भी दोनों टेंजेंट है, दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगी। और अब एग्जामिनर ने आपसे पूछा ये वाला एंगल, तो अब आपके दिमाग में सीधा आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि एक सिचुएशन है जो मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि जब भी आपके सामने ये वाली सिचुएशन आए किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ये वाली सिचुएशन आए कि ऐसे ये तीन चीज़ें इक्वल हों, तो क्या होएगा, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का होएगा। और ये मैं ये भी बता चुका हूँ कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये सेमी सर्कल से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, और वो इसको बार बार यूज करता है। और अगर आपने इसको याद नहीं करना, याद रहेगा तो बिल्कुल बढ़िया है, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ये मैं आपको विजुलाइज करवा चुका हूँ। ठीक है, बस थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। जब भी आप अपने नोट्स को रिवाइज करोगे तो इसके ऊपर नजर मारने की जरूरत है बस। अदरवाइज हम इसको सिंपली प्रूव कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। कि देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर पी जेड ए के अंदर इस एंगल को ए मानूंगा तो ये वाला एंगल भी ए हो जाएगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। और अब मैं अगर ए जेड क्यू के अंदर इस एंगल को बी मानूंगा तो ये वाला एंगल भी बी हो जाएगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। अब आप आ जाइए बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर पी ए क्यू के अंदर, तो पी ए क्यू के अंदर सारे एंगल्स का सम क्या है, 2a + 2b, a + a + b + b, ऐसे तीनों एंगल्स का बड़ी ट्रायंगल के अंदर। तो और एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो a + b = 90 और a + b ही एंगल पी ए क्यू है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। ठीक है, एक बार ये ट्राई करो फिर। देखो 2017 मेंस का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली इसी डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। ये देखो, टू सर्कल्स टच ईच अदर एट ए पॉइंट एक्स। ठीक है भाई, पॉइंट एक्स पर टच करते हैं दो सर्कल्स एक दूसरे को। ए कॉमन टेंजेंट टचेज देम एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो एक कॉमन टेंजेंट है जो इन दोनों को x और y दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर टच करता है। इफ अनदर टेंजेंट पासिंग थ्रू x, तो एक दूसरा टेंजेंट है जो x से पास हो रहा है, यानी कि इस टेंजेंट की बात कर रहा है वो, कट्स वाई जेड। अच्छा ये भाई जेड था ना, ये मैंने गलत कर दिया। ठीक है, चलो वाई जेड, कट्स वाई जेड एट ए। ठीक है, एंड एक्स ए इज इक्वल टू 16। तो एक्स ए अगर 16 है तो आपने बताना है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई जेड, तो आपने इसकी वैल्यू बतानी है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या समझाया है कि इस पॉइंट से ये वाला टेंजेंट भी ड्रॉ किया गया है, लाल रंग बढ़िया रहता है ना, छोड़ो इसे। फिर इस पॉइंट से ये वाला टेंजेंट भी ड्रॉ किया है और इसी पॉइंट से ये वाला टेंजेंट भी ड्रॉ किया है, तो ये दोनों बराबर होंगी। और इसी पॉइंट से ये वाला टेंजेंट भी ड्रॉ किया है, सर्कल नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, और इसी पॉइंट से ये वाला, तो ये दोनों भी बराबर होंगी। यानी कि इसकी जो भी वैल्यू है, ए एक्स की जो भी वैल्यू है, वही वैल्यू इन दोनों लाइनों की होने वाली है। तो इसकी वैल्यू उसने बताई है 16, तो इस लाइन की वैल्यू भी 16, इस लाइन की वैल्यू भी 16, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, 32। तो ये आपने डायग्राम बनाते ही बता देना चाहिए था। ऐसे डायग्राम बनाने के बाद 5 सेकंड का खेल है, अगर आप मतलब कि चीज़ों को रेगुलरली रिवाइज करते रहते हो तो।
अदरवाइज तो भाई कितना भी टाइम ले लो, सोचते रहो छोटी सी बात पे। अब ये देखो जरा 2017 मेंस का एक बार आप ट्राई करो जरा क्वेश्चन को। AB एंड AC आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो एक सर्कल के ही दो टेंजेंट है और इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो ये है अपना AB और ये है अपना AC। चलो बन तो गया, AB एंड AC हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, एंगल BAC इज 60, एंगल BAC 60 है, देन व्हाट इज द वैल्यू इन सेंटीमीटर ऑफ। अब देखो अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस अंडर रूट AC स्क्वायर, तो AB और AC एक तो सबसे पहले देखते ही आपने क्या करना चाहिए, सबसे पहले देखते ही इनको किसी भी एक टर्म में कर लेना चाहिए। AC को AB बना लिया मैंने, क्योंकि AC और AB दोनों बराबर हैं टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, एक पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट और स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो मैंने इसको AB बना लिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया अंडर रूट 2AB स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2AB। मुझे अंडर रूट 2AB की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो ये अपना सेंटर है, तो अगर मैं सेंटर से रेडियस को इससे मिलाऊंगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है ये सिमेट्रिकल है। ट्रायंगल नंबर 1 और 2 दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है तो उसको बराबर बराबर हिस्सों में आप बांट सकते हो कि ये वाला 30 डिग्री का है। और हमने निकालना क्या है, हमने AB की लेंथ निकालनी है, अंडर रूट 2AB निकालना है ना ये वाला, तो बस AB की लेंथ निकालनी है। तो अब देखो ये 90 है, ये 30 है और ये 60 है, ये तो बिल्कुल अपनी स्पेशल ट्रायंगल आ गई 30 60 90 वाली। और उसने आपको बताया क्या है, उसने आपको बताया कि रेडियस 6 है, यानी कि OB जो है वो 6 है। तो भाई 30 डिग्री के सामने अगर 6 है तो 60 डिग्री के सामने क्या होएगा, मैंने बताया था 30 डिग्री के सामने जो भी लेंथ होगी 60 के सामने उसकी √3 गुना होगी, 6√3। तो यहाँ पर 6√3 आंसर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि उसने क्या पूछा है √2AB, हमने ये निकालना है, तो ये तो AB की लेंथ है, तो अपना आंसर क्या होगा √2 इंटू 6√3, यानी कि 6√6, यानी कि दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको ये चीज़ें छोटे मोटे कंसेप्ट पता है तो भाई ये भी 2017 मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करो जरा एक बार। और इसको मैं पहले आपको 2 तरीके से बता चुका हूँ, एक और तरीके से बताना चाहता था मैं। इन द गिवन फिगर ए सर्कल टचेज द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 9 एंड सो। उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, कि भाई क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर क्या है, इन चारों साइड्स की लेंथ का सम क्या है। और हमने थोड़ी देर पहले एक कंसेप्ट किया है, क्या कंसेप्ट किया है कि भाई जब भी किसी भी सर्कल को किसी भी क्वाड्रिलेटरल ने घेर रखा हो, उसको सर्कमस्क्राइब कर रखा हो, तो जो क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स हैं उनका सम बराबर होता है, यानी कि PQ ये वाली जो साइड है प्लस SR ये वाली जो साइड है इज इक्वल टू PS ये वाली जो साइड है प्लस QR। ये हमने थोड़ी देर पहले किया, एक दो क्वेश्चन पहले ही। तो इस चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। उसने हमसे पेरीमीटर पूछा है, तो आप कर क्या सकते हो, आप ये कर सकते हो कि या तो आप PQ और SR की वैल्यू निकाल लो, और इनका जो भी आप सम करोगे वही सम इनका होगा, तो उसको डबल कर देंगे हम, या आप PS और QR की वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी सम डबल कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं हम क्या निकाल पाते हैं। तो देखो भाई एग्जामिनर ने हमें ये बताया है कि ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल 60 है, और ये वाला एंगल 120 है, और ये वाला एंगल 120 है। ठीक है, यही एग्जामिनर ने बताया है। तो अब देखो जरा, अगर मैं यहाँ से इसको मिलाता हूँ तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा टेंजेंट के साथ, और रेडियस उसने 9 बता रखा है। अब देखिएगा जरा, अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूँ तो 60 डिग्री के एंगल को 30-30 बांट दूंगा। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो सिचुएशन होती है ये सिमेट्रिकल होती है, जब भी कोने के अंदर जो एंगल बनता है ये वाली लाइन उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, तो अब आपको स्पेशल ट्रायंगल दिख रही है 30 60 90 वाली, और अगर 30 के सामने 9 है तो 60 के सामने क्या होएगा, तो भाई 60 के सामने होएगा 9√3। ठीक है, तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 9√3 आ गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बाकी वाले भी 9√3 हो जाएगी, तो ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी SR, ये पूरी साइड हो जाएगी 18√3। अब हो सकता है ये लगे कि भाई ये बाकी की 9√3 क्यों हो जाएगी, ये इसलिए हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे पास जो सिचुएशन है वो सिमेट्रिकल है, क्योंकि ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये सिमेट्रिकल है दोनों साइड से।
ठीक है, इसीलिए अगर ऐसा ना होता तो हम ऐसे नहीं कर पाते, तो मैं आपको पहले 2 मेथड बता चुका हूँ। क्लियर है? तो ये क्या हो गई 18√3। अब अगर आप यही सिचुएशन ऊपर क्रिएट करोगे, इस लाइन को ड्रॉ करोगे तो ये 90 होएगा, ये 9 है, और यहाँ पर ये वाला एंगल जो 120 था वो भी डिवाइड हो जाएगा 60 और 60 में, तो 60, 90 और 30 फिर से वही स्पेशल ट्रायंगल क्रिएट होगी, और 60 के सामने जो साइड है 30 के सामने क्या होगी, उसको √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 के सामने जो भी है 30 के सामने निकालना पड़ेगा, तो √3 से डिवाइड करोगे, यानी कि वो आ जाएगा 3√3। तो यहाँ से यहाँ तक 3√3 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 6√3। तो भाई ऑपोजिट साइड्स का सम क्या हो गया, ऑपोजिट साइड्स का सम हो गया 24√3। और ऐसे ही इन दोनों साइड्स का सम भी क्या हो जाएगा, इन दोनों साइड्स का सम भी 24√3 होएगा। तो 24√3 प्लस 24√3 यानी कि 24√3 इंटू 2, तो आंसर आ गया 48√3, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है? ऐसे आप इसको कर सकते हो। तो भाई अब नेक्स्ट जो हम कंसेप्ट करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, कि भाई जो कॉमन टेंजेंट होते हैं 2 सर्कल्स के वो कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जब हमारे सामने 2 सर्कल्स हैं तो नंबर 1 तो इस तरह के टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की। ठीक है, इसमें होता क्या है मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। एक तो ये पहले वाले टेंजेंट है, और दूसरे टेंजेंट ये हैं, ये जो मैंने लाल लाइन ड्रॉ की। पहले वाले टेंजेंट को हम बोलते हैं जी डायरेक्ट टेंजेंट इंग्लिश के अंदर, और उभयनिष्ठ टेंजेंट हिंदी के अंदर, और इनको हम बोलते हैं जी ट्रांसवर्स टेंजेंट इंग्लिश के अंदर, और हिंदी में इनको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाएं। ठीक है, अनुस्पर्श मतलब कि कॉमन टेंजेंट है ना, मतलब 2 सर्कल्स के ऊपर एक ही टेंजेंट है। अब देखिए ये जो टेंजेंट है, ये जो ब्लू वाली लाइन है, यहां पर दोनों सर्कल्स का सेंटर इसके एक ही साइड पर है, यहां पर दोनों सर्कल्स का सेंटर इसके एक ही साइड पर है। लेकिन ये जो ट्रांसवर्स टेंजेंट होता है, यहाँ पर एक सर्कल का सेंटर इसके इस साइड पर है, दूसरे सर्कल का सेंटर इसके इस साइड पर है। और दूसरे टेंजेंट को देखोगे, इसमें भी एक तरफ सर्कल का केंद्र है, दूसरी तरफ वृत्त का केंद्र है, मतलब कि टेंजेंट के जो सर्कल्स के सेंटर हैं वो अलग अलग तरफ होते हैं। ये इनकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये 2 तरह के टेंजेंट होते हैं, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं आके हम। इनके नाम आपको पता होने चाहिए ऐसे, क्योंकि वो डायरेक्टली यूज करता है एग्जामिनर। अब देखो, अब भाई कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई 2 सर्कल्स के बीच में आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो भाई देख लेते हैं। ये हमारे सामने 2 सर्कल हैं, तो मुझे पता है कि मैं 2 डायरेक्ट टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया। लेकिन फिर मुझे ये भी याद आया कि इन्हीं सर्कल्स के अंदर मैं 2 ट्रांसवर्स टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो 2 सर्कल्स के बीच में टोटल कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, टोटल 4 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, 2 डायरेक्ट और 2 ट्रांसवर्स। लेकिन तभी ध्यान आया कि भाई यहाँ पर जो सर्कल नंबर 1 है और जो सर्कल नंबर 2 है, ये एक दूसरे से दूर हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के टच में आ गए तो एक बार बना के देखते हैं कितने टेंजेंट होंगे। या फिर हम ये करते हैं टेंजेंट बनाने से अच्छा कि सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो 2 सर्कल्स हैं ये कितनी सिचुएशंस के अंदर हो सकते हैं। देखो यार, यहाँ पर ये जो सर्कल है ये क्या है, ये नॉन टचिंग है, दोनों एक दूसरे के बाहर हैं, और नॉन इंटरसेक्टिंग है, एक गैर प्रतिच्छेदी है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। यहाँ पर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और कौन सी कंडीशन पॉसिबल है वो देखते हैं। मतलब कि अगर ये वाला सर्कल इसके थोड़ा सा और पास आ जाए, थोड़ा सा इसके अंदर घुस जाए, तो क्या हो जाएगा, तो भाई ये इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हो जाएंगे। अगर ये थोड़ा सा और इसके अंदर घुस जाए तो फिर ये दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे। देखो इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, ये तो है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, बाहर से टच कर रहे हैं, और ये है इंटरनली टच कर रहे हैं। ठीक है, अंदर से टच कर रहे हैं। अगर ये सर्कल थोड़ा सा और इसके अंदर घुस जाए तो भाई ये इसको टच करना छोड़ देगा, बिल्कुल ही दूसरे सर्कल के अंदर आ जाएगा। तो चलो सारी सिचुएशन हो गई कि 2 सर्कल्स के अंदर कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं, वो हमने कर ली। तो अब हम देखते हैं कि भाई कितने टेंजेंट इनके बन सकते हैं। तो देखो पहले वाले केस में तो हमने बोल दिया कि जब सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होंगे और एक दूसरे के बाहर होंगे कंप्लीटली, तो 4 टेंजेंट बनेंगे। इस केस में देखते हैं भाई कितने बनेंगे। एक चीज़ तो श्योर है कि 2 डायरेक्ट टेंजेंट बन गए, लेकिन ये जो ट्रांसवर्स टेंजेंट है ये बेचारा एक ही बनेगा। पहले 2 बन रहे थे, लेकिन जब ये इसके पास आता जाएगा तो ये दोनों एक में ही मर्ज हो जाएंगे, इन दोनों का एक ही बन जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर सिर्फ 3 टेंजेंट बने जब सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे। और ये रटने की बात नहीं है, सीधा सीधा आपको अपने सामने दिख रहा है, विजुअलाइज कर पा रहे हो।
और जब ये सर्कल इसके अंदर घुस जाएगा तो क्या होगा, डायरेक्ट टेंजेंट तो बन जाएंगे, लेकिन ये जो ट्रांसवर्स टेंजेंट है वो बेचारा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर सिर्फ 2 टेंजेंट बने। और जब ये सर्कल्स एक दूसरे के अंदर ही घुस गया एक सर्कल, तो यहाँ पर सिर्फ एक टेंजेंट बन सकता है, सिर्फ एक डायरेक्ट टेंजेंट यहाँ पर बनेगा। क्लियर है? और जब ये कंप्लीटली उसके अंदर घुस गया और उसको टच भी नहीं कर रहा, तो उस केस में 0 टेंजेंट बनेंगे, 0 कॉमन टेंजेंट दोनों सर्कल्स के। तो समझ में आ गई सारी बात। ये बताओ एक बार 2017 में इसका क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट विच कैन बी ड्रॉन टू 2 नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग का क्या मतलब है कि भाई एक भी पॉइंट पर टच नहीं कर रहे। जब सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे का, ठीक है। और जब वो ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जब एक दूसरे को टच करते हैं तो भी इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसने बोला है नॉन इंटरसेक्टिंग, तो भाई इस केस के अंदर तो 4 टेंजेंट्स बन जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब भाई मैंने आपको 2 तरह के टेंजेंट बताए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इन दोनों की लेंथ को लेकर क्वेश्चंस आते हैं, इनकी लेंथ निकालने के लिए, और बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं उसका आंसर निकालने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको विजुअलाइज करवाना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए आप उसको डेफिनेटली हैंडल कर पाएँ, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। तो आपने इनसे डरना नहीं है, अपनी अवेयरनेस को फुल्ली यहाँ पर रखो। तो देखो भाई, सबसे पहले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट देखते हैं। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की हम लेंथ कैसे निकालेंगे। देखो ये हमारे पास 2 सर्कल हैं, हरे हरे रंग का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, यानी कि उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। अगर मैं दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को मिला दूं, यानी कि C1 C2, तो C1 C2 क्या है, C1 C2 है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। इस बात को ध्यान रखिएगा, C1 C2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है। और अगर मैं दोनों की रेडियस को ऐसे मिलाऊं, दोनों सर्कल्स की रेडियस को, तो ये बात तो हमें पता है कि ये जो रेडियस है ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मुझे किसी न किसी तरह इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। तो देखो भाई, इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि कैसे भी करके अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना। तो फिर मैंने क्या किया, ताकि देखो यहाँ पर ये है अपना, यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है ये है अपनी R1, रेडियस 1, पहले वाले सर्कल का रेडियस, और ये वाली जो लेंथ है ये है R2, क्लियर है, रेडियस 2। तो फिर मैंने क्या किया, ताकि इसकी एक ट्रायंगल बना पाए इस क्वाड्रिलेटरल की, जो C1 C2 लाइन है इसको ऊपर भेज दिया ऐसे, इसी के पैरेलल रहने दिया। यहाँ पर जो C1 C2 लाइन है इसको एग्जैक्टली ऐसे उठा दिया। फिर क्या हुआ, ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या बन गया, देखो भाई ये अपना एक पैरेललोग्राम बन गया। यानी कि अगर यहाँ पर जो डिस्टेंस R2 है तो यहाँ पर इसके सामने भी R2 होएगा, क्योंकि ये जो लाइन है मैंने बिल्कुल पैरेलली उठाई है, बिल्कुल समानांतर उठाई है, तो ये भी R2 होएगा। तो ये जो पूरा डिस्टेंस था ये पूरा था R1, और ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक R2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 माइनस R2। तो अभी इन बाकी चीज़ों को आप भूल जाओ, सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखो। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस लगा के कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड कौन सी आई हैं, एक तो आपको ये पता होना चाहिए, और एक आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज क्या आया है। चलो भाई देखते हैं एक बार। तो देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड तो है, क्या है, डायरेक्ट टेंजेंट, डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, ठीक है। ये जो हरे वाली लाइन है ये तो डायरेक्ट टेंजेंट है, और ये जो 90 के सामने आया है ये क्या है, ये तो हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ये लाल लाल क्या था, लाल लाल था डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, केंद्रों के बीच की दूरी। और ये जो साइड आई है ये वाली साइड है डिफरेंस बिटवीन रेडियस, दोनों के रेडियस के बीच में जो डिफरेंस है, दोनों की त्रिज्या में अंतर। तो आपने अपने दिमाग के अंदर एक बात को ध्यान रखना है, देखो जब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है तो ये वाली साइड चाहे 3 हो, चाहे ये वाली 4 हो, या ये वाली 4 हो, या ये वाली 3 हो, फर्क नहीं पड़ता, ये तो 5 ही होएगी, है ना, 3 4 5, 3 4 5। तो इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि जो डिफरेंस बिटवीन रेडियस है और डायरेक्ट टेंजेंट है ये कहाँ पर है, फर्क पड़ता है कि हाइपोटेन्यूज क्या है, वो आपको अपने दिमाग के अंदर याद रखना है। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है C1 C2,
डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो है वो हाइपोटेन्यूज है। बस इतना याद रखो। अब हम आगे बढ़ते हैं, काम की चीज़ मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा। बस ये ध्यान रखना कि इनके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो एक बार देख लेते हैं भाई, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के अंदर ही क्या हम वैसी कोई ट्रायंगल बना पाएंगे कि नहीं। तो ये है अपना ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जो हरी हरी लाइन है ये। तो भाई और ये क्या है, ये है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो भाई इतने इजीली ये वाली ट्रायंगल नहीं बनेगी, ये तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये हैं भाई दोनों के रेडियस, यानी कि ये है अपना R1 और ये है अपना R2। ठीक है। हाँ, लेकिन एक काम किया जा सकता है, अगर मैं इस हरी हरी लाइन को, बिकॉज ये यहाँ पर इसको काट रही है, मैं इसको कटवाना नहीं चाहता, अगर मैं इसको ऐसे लिफ्ट कर दूँ ऐसे, तो ये एक दूसरे को काटना बंद कर दी। लेकिन फिर यहाँ पर एक डिस्टेंस हो गया ना क्रिएट, यहाँ पर एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया। इसको मैंने बिल्कुल पैरेलली लिफ्ट किया है, ठीक है, ऐसे इसका एंगल नहीं बिगड़ने दिया। ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये जो 90 डिग्री का एंगल बना है ना, वहाँ पर भी 90 डिग्री का ही मेंटेन रहेगा। और ये जो अगर मैं इसको मिला दूं तो ये जो फिगर बनी है ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। और अगर यहाँ पर R2 है तो यहाँ पर भी R2 होगी इसकी लेंथ। क्लियर है, ये वाली लेंथ भी R2 होगी। अब देखो भाई, हमारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल तो हो गई। कौन से वाली राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, AC1C2, जिसमें ये वाला एंगल जो है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री का है। एक बार मैं ये बना दूं पूरी वाली ट्रायंगल, ये देखो ये वाली ट्रायंगल। अब हम इस ट्रायंगल की तीनों साइड देख लेते हैं क्या है। तो भाई 90 डिग्री के सामने तो है C1C2, तो आपको याद हो तो पिछले वाले के अंदर भी 90 डिग्री के सामने डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स आया था। और एक तरफ क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो है R1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक है R2। तो एक तरफ अब की बार दोनों के रेडियस का सम है R1 प्लस R2। और ये क्या है, ये है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यानी कि अनुप्रस्थ अनुस्पर्श रेखा की लेंथ, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ। बस आपने ध्यान क्या रखना है, आपने ध्यान रखना है कि भाई हाइपोटेन्यूज C1C2 है। तो चलो भाई, राइट एंगल ट्रायंगल दोनों में बन गई। अब एक बार हम क्या करते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है। बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दूं और मैं आपको उस राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स बता दूं कि एक साइड 3 है, एक साइड 4 है और हाइपोटेन्यूज आपने निकालना है, तो आप सीधा मुंह से निकलेगा आपके 5। तो एग्जामिनर भी ऐसे ही करने वाला है, बिकॉज पिछले दोनों केसेस के अंदर हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है। वो आपको राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड दे देगा और तीसरी साइड पूछ लेगा, कोई भी दो दे देगा। आपने बस ये ध्यान रखना है कि भाई हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो अब मैं आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर याद करवाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कि हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करेंगे। जब भी हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो हम ये वाले डायग्राम बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, ये वाले ऐसे ऐसे कर करके। ठीक है, ये वाले डायग्राम नहीं बनाने हैं ऐसे बिना वजह आपने, कि भाई आप ये वाले डायग्राम बनाने लग गए। ठीक है, उसमें बिना वजह टाइम नहीं वेस्ट करना। हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, सिंपल सी राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ पर क्या आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी डायरेक्ट टेंजेंट की बात आए, डायरेक्ट टेंजेंट हिंदी वाले भी ऐसे याद कर सकते हैं, ध्यान से सुनेगा। और ट्रांसवर्स टेंजेंट की बात आए तो भाई डी फॉर डायरेक्ट, डी फॉर डिफरेंस, डी से ही है ना दोनों अक्षर, डी फॉर डायरेक्ट, डी फॉर डिफरेंस। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। अगर भाई हिंदी वाले याद करना चाहे तो इंग्लिश वाले से भी याद कर सकते हो, या फिर ऐसे कर लो कि भाई भय, भय का, इसके अंदर भय आता है ना, जब भी कोई डिफरेंस क्रिएट करता है चीज़ों में तो भय उत्पन्न होता है। जातिवाद पर डिफरेंस क्रिएट करता है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज में। ठीक है, भय, तो डिफरेंस जो है वो भय का कारण है। आप ऐसे याद कर सकते हो कैसे भी। अब देखो, क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूजन होने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैंने ये अजीब सी ट्रिक बताई है। अब ये देखो, तो क्या होएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा, चाहे डायरेक्ट टेंजेंट हो या ट्रांसवर्स टेंजेंट हो, हमेशा हाइपोटेन्यूज होएगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, यानी कि C1C2। ठीक है, आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है और उसकी वैल्यूज फिल करनी होती हैं बस। तो जो हाइपोटेन्यूज है वो C1C2 होएगा, और जो डायरेक्ट टेंजेंट है उसको आप यहाँ पर लिख दो या यहाँ पर लिख दो, अब फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर इस वाली साइड और इस वाली साइड के अंदर कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो बस हमने देखना है कि हाइपोटेन्यूज C1C2 है, बाकी की एक साइड डायरेक्ट टेंजेंट है और दूसरी साइड क्या हो जाएगी, दूसरी साइड हो जाएगी डिफरेंस ऑफ रेडियस।
डायरेक्ट है तो डिफरेंस आएगा, ट्रांसवर्स है तो सम आएगा। ये मैं आपको याद दिलाना चाह रहा था बस। डायरेक्ट है तो डिफरेंस आएगा, ट्रांसवर्स है तो सम आएगा। और अगर मैं एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं ट्रांसवर्स के लिए, तो हमेशा हाइपोटेन्यूज क्या होएगा, C1 C2, और एक साइड होएगी ट्रांसवर्स टेंजेंट यानी कि अनुप्रस्थ, आपका अनुप्रस्थ अनुस्पर्श रेखा, और दूसरी साइड क्या होएगी, सम होएगी। तो इस सम और डिफरेंस में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए डी फॉर डायरेक्ट, डी फॉर डिफरेंस, या फिर भय का मतलब अंतर, आप ऐसे याद रखो। ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लें जरा। इसके कितने सिंपल ये क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो एक बार 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये बताओ भाई क्वेश्चन मार्क पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो देखो भाई सिंपली इसके अंदर हम क्या करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने ट्राई कर लिए होंगे। सिंपली मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा और इसी एक ट्रायंगल से देखो आपको कैसे क्वेश्चन करके बताऊंगा। देखो सबसे पहले एग्जामिनर ने बताया क्या है, एग्जामिनर ने बताया है रेडियाई, अलग अलग जो रेडियस हैं। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स मैंने लिया, मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैंने लिख दिया 25। फिर मुझे निकालना है डायरेक्ट टेंजेंट, डायरेक्ट मतलब कि डिफरेंस, डी फॉर डायरेक्ट, डी फॉर डिफरेंस। तो 11 और 4 का डिफरेंस है जी 7। तो 7, 24, 25 की याद है आपको। मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई जिसका हाइपोटेन्यूज 25 है, एक साइड 7 है, तो मेरे को सीधा 24 याद आया। तो डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ है 24। इतने इजीली आप इनको सोल्व करोगे। और ये एक एक्चुअल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है कि भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बताओ अगर डिफरेंस बिटवीन सेंटर्स 25 है और दोनों रेडियस 4 और 11 है। तो एक क्वेश्चन हो गया आपके एग्जाम का। अब देखो, अब अगर उसने आपसे पूछा होता ट्रांसवर्स टेंजेंट, तो ट्रांसवर्स टेंजेंट के अंदर क्या करना था, देखो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स 25 है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होएगा। तो ट्रांसवर्स के अंदर हमने इनका सम करना होता है, तो 11 और 4 15, तो ये 15 हो गया। अब यहाँ पर ट्रांसवर्स टेंजेंट आ जाएगा अगर इनका सम किया है, डिफरेंस करते तो डायरेक्ट टेंजेंट आ जाता। तो भाई अब आपको कुछ दिख रहा है, ये है 5 का 3 गुना, ये है 5 का 3 गुना नहीं, 5 का 5 गुना, क्या बोल गया मैं, ये है 5 का 5 गुना। फिर मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया कि भाई 5 का 3 गुना ये है 3 का 5 गुना, तो ये क्या होएगा 3 4 5, ये है 4 का 5 गुना, तो ये क्या आ जाएगा 4 5 20। तो ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 20। क्लियर है। अब अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो जरा, राइट एंगल ट्रायंगल बना ली। जैसे ही आपको पता चला कि डायरेक्ट टेंजेंट और ट्रांसवर्स टेंजेंट की बात हो रही है, एक बार आपने क्वेश्चन को समझना जरूर है, तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल बना ली। अब फिल करते हैं डाटा। उसने बताया डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स 65 है, मैंने लिख दिया। हमने निकालना है डायरेक्ट टेंजेंट, डायरेक्ट टेंजेंट निकालना है तो इनका डिफरेंस लूंगा, तो 32 और 7 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 25। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ये है भाई 13 × 5, ये क्या है, ये है 5 × 5। तो आपको दिख रहा है 5 13, कोई ट्रिपलेट आता है 5 12 13 का, जी हाँ डेफिनेटली आता है। तो ये आपको याद होने चाहिए, ये 5 का 5 गुना, ये 13 का 5 गुना, तो ये 12 का 5 गुना, यानी कि ये वाला 60 होएगा और डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी। अब उसने क्या पूछा, उसने आपसे पूछा ट्रांसवर्स टेंजेंट, तो वो भी निकाल लेते हैं भाई। देखो जरा, तो इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस तो पाइथागोरन ट्रिपलेट से ही ऐसे हो जाएंगे, एक आधे में आपको पाइथागोरस लगाना पड़ जाता है। अब देखो, हमने ट्रांसवर्स टेंजेंट निकालना है तो इन दोनों का सम लेंगे, तो इन दोनों का सम है 39। तो 39 और 65 में कुछ कॉमन दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है। तो देखो 13 × 39, 13 × 5 = 65, 3 5 4, ये 4 होना चाहिए, लेकिन मैंने 13 से काट दिया था ना, 13 चौके 52। आप इन क्वेश्चंस को ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये 13 का 3 गुना है, ये 13 का 5 गुना है, तो ये 13 का 4 गुना होगा, 3 4 5 का पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 52। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना ली। तो भाई अब की बार हमें डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स निकालना पड़ेगा। चलो भाई ये मैंने कर लिया। और इसने ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ बता रखी है, तो ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ हो गई √189। तो ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ है, तो यहाँ पर क्या आएगा सम ऑफ रेडियस, तो 9 और 1 10, इन दोनों का सम है जी 10। तो देखो हमें इसकी लेंथ निकालनी है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसका स्क्वायर 189 प्लस इसका स्क्वायर 100, तो क्या हो जाएगा 289 और √, तो 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17। क्लियर है। अब नेक्स्ट, अब हमने क्या बताना है देखिएगा जरा, नेक्स्ट हमने बताना है डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ। तो भाई डायरेक्ट टेंजेंट के लिए आप क्या करोगे, डायरेक्ट टेंजेंट के लिए इन दोनों का डिफरेंस आता है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स तो हम निकाल चुके हैं 17, तो 9 और 1 का डिफरेंस 8 है। तो आपको याद है कोई 8 और 17 वाला ट्रिपलेट, 8 15 17, जी हाँ, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 15।
क्लियर है? तो देखो हमने पता है कितने, हमने 6 इक्वेशन कर लिए इसी के ऊपर आपके, 1 2 3 4 5 6, जो एक्चुअल 6 इक्वेशन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए अब कुछ स्टेटमेंट वाले इक्वेशन करते हैं इसके ऊपर पेस्ट। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 25। द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ। तो जैसे ही आपको ये दिखा, अच्छा तो यानी कि वही क्वेश्चन, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ और भय की बात हुई है, डिफरेंस डी फॉर डायरेक्ट डिफरेंस की बात हुई है, तो इन दोनों का डिफरेंस होएगा 10 और 3 7, एक लाइन तो हो गई 7। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, हमेशा C1 C2, वो है 25। तो भाई अब आंसर क्या हो गया? 7 24 25, यानी कि दैट इज ऑप्शन सी। इतने जल्दी इन क्वेश्चंस को करना है, ये एक एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम का। ये देखो जरा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ठीक है, ऑफ 2 सर्कल्स हैविंग रेडियस 26 एंड 10 एंड लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज 30। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बता दी और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, तो अब की बार हाइपोटेन्यूज निकालना है। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 30 है, और जैसे ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात हुई, डी फॉर डायरेक्ट डी फॉर डिफरेंस, भय माने की अंतर, तो मुझे दोनों रेडियस का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 16। तो ये है 16। तो भाई ये दोनों 2 के मल्टीपल हैं, एक बार 2 से काट के देखो जरा, 2 8 16, 2 15 30, 8 15 17, याद आया कुछ? 8 15 17, तो यहाँ पर 17 का डबल होगा, 8 का डबल, 15 का डबल, 17 का डबल, 34। आंसर इज ऑप्शन डी। 2017 में इसका क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स इज 61, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स अगर उसने बता दिया, तो यानी कि ये क्या है? ये 61 है हाइपोटेन्यूज। एंड द रेडियस आर दिस, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट? तो जैसे ही डायरेक्ट की बात कही, उभयनिष्ठ की बात करी, मतलब कि डिफरेंस होएगा। तो भाई 35 और 24, इनके बीच में कितना डिफरेंस है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 11 का। तो 11 61, कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है? नहीं याद होएगा, मुझे पता है वैसे। ये आंसर इज ऑप्शन ए 60। तो भाई मुझे क्यों पता है और आगे से ये आपको भी पता होगा, देखो ध्यान से। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनते कैसे हैं, जब वो ओड नंबर से स्टार्ट हो तब कैसे बनते हैं। देखो, जब आपको देखना है कि अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 से स्टार्ट होगा तो आगे वाले 2 क्या होंगे, अगर 5 से स्टार्ट होगा तो आगे वाले 2 क्या होंगे, 7 से स्टार्ट होगा तो आगे वाले 2 क्या होंगे, 9 से स्टार्ट होगा तो क्या होंगे। इससे क्या होगा? इससे आपको रटने नहीं पड़ेंगे, मुझे रटने नहीं पड़ते, फिर दुनिया भर के इनफाइनाइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद हो गए। देखो, जब भी ऑड नंबर से स्टार्ट हो, इस नंबर का स्क्वायर करो, यानी कि 9, 3 का स्क्वायर 9, और 9 को ऐसे 2 टुकड़ों में बांट दो जिनके बीच में 1 का फर्क हो, बस। 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर है 25, 25 को ऐसे 2 टुकड़ों में बांट दो जिनके बीच में 1 का डिफरेंस हो। तो 5 12 13 याद है, 3 4 5 याद है। 7 का स्क्वायर क्या है? 7 का स्क्वायर है 49, 49 को ऐसे 2 टुकड़ों में बांट दो जिनका सम 25 हो, सॉरी जिनका डिफरेंस 1 हो। तो ये क्या हो गया? 24 और 25, 7 24 25 याद है। अब आप ऐसे कैसे बांटोगे कि जिनका डिफरेंस 1 हो? सिंपल सी बात है, देखो अभी बताता हूँ। 9 का स्क्वायर क्या है? 9 का स्क्वायर है 81, इसमें से 1 छीन लो, 80 रह गया, 80 को बराबर बराबर बांट दो, लेकिन हमने 81 को बांटना था, अब 1 को 1 दे दो। तो यानी कि क्या हो गया? हमने 81 को 2 ऐसे टुकड़ों में तोड़ लिया जिनका डिफरेंस 1 है। 9 40 41। अगर यहीं पर 11 है तो मैंने मन ही मन में 11 को देखा, 121 देख सकते हो, और फिर आपको सीधा दिख रहा है 60 और 61, 60 और 61, तो 11 60 और 61 का एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ऐसे ही आप 13 का भी निकाल सकते हो और किसी भी और नंबर का निकाल सकते हो इस दुनिया में। 13 का स्क्वायर है जी 169, तो 169 में से 1 छीन लिया मैंने, मन ही मन में छीनता हूँ, ये ऐसे लिख के नहीं, ठीक है, मन ही मन में 1 छीन लिया, तो ये क्या आ गया? ये आ गया 84, और यहाँ पर 1 बढ़ाकर लिख दिया, ठीक है। तो 13 का ट्रिपलेट क्या हो गया? 13 84 एंड 85। एक तो ये तरीका है, आपको सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसे याद हो गए जहां पर जरूरत हो। देखो 3 4 5 5 12 13 7 24 25 और 8 15 17, ये तो आपको टिप्स पर रटे हुए होने चाहिए। बाकी की कभी ज़रूरत पड़े तो, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है तो हम निकाल लेंगे, आपको निकालने का तरीका मैंने बता दिया। अदरवाइज इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर सकते थे? अदरवाइज इस क्वेश्चन के अंदर आपको कन्वेंशनली पाइथागोरस थ्योरम लगाना ही पड़ेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 61 का स्क्वायर, तो बिकॉज ये 50 से 11 ज़्यादा है तो 11 का स्क्वायर मैंने 2 प्लेसेस तक लिखा, एक कैरी आ गया, 11 का स्क्वायर 121 होता है,
और मैंने 25 में मन ही मन में 11 जोड़ा, 25 के अंदर 11, तो ये क्या आ गया 36, तो ये हो गया 37, एक कैरी वाला ऐड हो गया। और इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 11 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा √3600। वैसे इस मेथड को मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप ऐसे करो, ठीक है। एक बार ये और करो जरा। इफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स बी 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट की बात हो रही है, कॉमन टेंजेंट भी 8, तो देखो भाई, तो भाई जो हाइपोटेन्यूज होता है वो तो होता है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, यानी कि ये हमने निकालना है। बाकी दोनों साइड इसने बता दी हैं। ट्रांसवर्स टेंजेंट की बात हुई है, तो ट्रांसवर्स टेंजेंट 8 है, और ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ के अंदर हम क्या करते हैं, इनका सम लिखते हैं, तो 6 और 3 9। तो राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड गिवन है, हमने तीसरी साइड निकालनी है, तो वो क्या होगी √9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि √145, यानी कि यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन है, पाइथागोरस थ्योरम सिंपली। ये करो जरा एक बार। और टू सर्कल्स द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बी 18, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात हुई है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, तो जैसे ही मेरे को ये दिखा अब मैंने निकाल लिया कि भाई डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो है वो 30 है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 18 है, तो यहाँ पर जो चीज़ आएगी वो होएगी R1 + R2, रेडियस का सम होएगी, क्योंकि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात है। फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल का रेडियस बताना है, इफ इट इज 14 सेंटीमीटर फॉर लार्जर सर्कल, अगर लार्जर सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों में से एक 14 है, दूसरा बताना है। तो भाई हम तो यहाँ पर इसकी वैल्यू बता सकते हैं डेफिनेटली, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दोनों के अंदर 2 कॉमन है, और सिर्फ 2 नहीं 6 कॉमन है। तो देखो 6 5 30, 6 3 18, 3 5 4, याद आया पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 3 4 5, तो इसको भी 6 से गुणा करोगे, 6 से मैंने काटा ना, 6 चौके 24, 3 4 5 का 6 गुना है, तो दोनों रेडियस का सम जो है वो 24 है, उसमें से एक 14 है तो दूसरा 10 होएगा, और यही उन्होंने पूछा है कि छोटे वाले की वैल्यू क्या है, दैट इज 10, ठीक है। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स इज 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 10 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स उसने बता दिया है, ठीक है। व्हाट इज द 2017 मेंस का क्वेश्चन है ये, ट्राई करो एक बार अगर आपने किया नहीं है तो। मैं कई बार बीच में बोलता नहीं कि आप ट्राई करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्राई नहीं करोगे, हर एक क्वेश्चन के साथ थोड़ी बोलूंगा, कभी कभी याद भी नहीं रहे बंदे को, तो ट्राई किया करो हर एक क्वेश्चन को मेरे से पहले। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यानी कि डायरेक्ट टेंजेंट और ट्रांसवर्स टेंजेंट इनकी लेंथ का रेशियो चाहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो भाई फिर से मैंने ट्रायंगल बना लिया यहाँ पर कभी कभी आपको लगेगा, कुछ लोग आपको फॉर्मूला बता देंगे, बुक्स में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, मत याद करना मेरे भाई, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, फॉर्मूला मुझे भी आता है वो, लेकिन उसमें आपका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बिना वजह फालतू की चीज़ें रटने का कोई फायदा नहीं होता। अब देखो डायरेक्ट टेंजेंट निकालना है, तो हमें ये पता है कि भाई हाइपोटेन्यूज तो हमेशा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स होता है, देखो कितनी देर लगेगी 10। डायरेक्ट टेंजेंट निकालना है तो यहाँ पर होगा डिफरेंस, तो 3 और 4 का डिफरेंस क्या होता है 1, तो ये क्या आएगा, ये आएगा √10 का स्क्वायर, यानी कि 100 - 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया √99। तो कितनी ही देर लगी हमें, यहाँ पर कोई देर नहीं लगी। ऐसे ही ट्रांसवर्स टेंजेंट निकालना है, तो यहाँ पर हम इसका लिखेंगे सम, तो यहाँ पर कितनी ही देर लग जाएगी, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, तो √51, तो क्या देर लगी हमें इसमें, कोई देर नहीं लगी ना। तो कोई भी फॉर्मूला मत रटना, और ऊपर और नीचे दोनों जगह √ है, तो एक बार पूरे के नीचे मैंने √ ले लिया। अब देखो भाई 3 से ये जाएगा 33 पर, 3 से ये जाएगा 17 पर, तो √33/17, यानी कि √33 रेशियो √17, आंसर इज ऑप्शन पी। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देयर आर 2 आइडेंटिकल सर्कल्स, 2017 में इसका क्वेश्चन है, ट्राई करो एक बार। ऑफ रेडियस 10 ईच, तो मैंने यहां पर ट्रायंगल बनाई भाई, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ 26 है, ठीक है, और यहां पर आएगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स यानी कि C1 C2, और अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा रेडियस का डिफरेंस। और इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है देयर आर 2 आइडेंटिकल सर्कल्स, यानी कि समरूपी वृत्त हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, तो अगर एक का रेडियस 10 है तो दूसरे का भी 10 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस होएगा 0। तो यहाँ पर आपने ये नहीं सोचना कि अरे भाई ये क्या हो गया, अब हम कैसे लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम अभी भी लगा दो। यहाँ पर क्या होगा, और मैं आपको ये बताऊंगा ये 0 क्यों आया,
क्योंकि ये दोनों बराबर है। मैं आपको कंडीशन बताऊंगा ये, ठीक है, पहले ऐसे एक बार समझ लो। यहाँ पर जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये क्या होगा, 26 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो कुछ है ही नहीं, तो अंडर रूट 26 का स्क्वायर, यानी कि ये वाली साइड भी 26 हो गई, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स भी 26 है। अब देखो आगे, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर 26 है, सम ऑफ रेडियस क्या है, सम ऑफ रेडियस 20 है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर 26 है, आपने ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालना है, उसी राइट एंगल ट्रायंगल को यूज कर लिया मैंने, तो निकाल लो, दिक्कत ही क्या है। तो ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, अंडर रूट 676 26 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर 400, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 276। तो एक बार इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं, 4 इंटू 4 6 24 4 9 36, तो यानी कि 2 अंडर रूट 69, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, आ गया, जीरो आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जीरो क्यों आया था, देखो अब जरा, दो सर्कल्स हैं और दोनों सर्कल एक दूसरे के बराबर हैं। बाकी केसेस में क्या होता था कि ये दोनों सर्कल में से एक छोटा होता था, एक बड़ा होता था, ठीक है, लेकिन जब ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे के बराबर हैं तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर ये तो है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स यानी कि 26 C1 C2, ये एग्जामिनर ने बताया है, ये है जी रेडियस, दोनों का 10 है, और बिकॉज दोनों का रेडियस 10 है इस कारण ये जो फिगर बनेगी ना यहाँ पर, ये जो ABC2 C1 ये जो है ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी बिकॉज दोनों के रेडियस बराबर हैं यहाँ पर, और उस कारण क्या होगा, उस कारण अगर ये वाली साइड 26 है तो ये वाली साइड भी 26 आ जाएगी, डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ भी 26 आ जाएगी। इसी कारण क्या हुआ था देखो, इसी कारण डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ उसने 26 बताई थी और दोनों के बीच में डिफरेंस 26 आ गया था, इसी कारण डिफरेंस बिटवीन सेंटर्स भी 26 आ गया था। ये देखो ये दोनों बराबर हैं। जनरली क्या होता है, जनरली ये जो डायरेक्ट टेंजेंट है और ये जो डिफरेंस बिटवीन सेंटर्स है, डिफरेंस बिटवीन सेंटर्स बड़ा होता है जब रेडियस क्या होता है, जब रेडियस अपना अलग अलग होए, तो इसीलिए इसमें थोड़े मोटे आपके कंफ्यूज होने के चांस थे, लेकिन अपना वो जो सिस्टम है ये वाला ट्रायंगल वाला, ये कभी भी फेल नहीं होगा। तो ठीक है, अब क्लियर है, इसलिए जानबूझ के इक्वेशन इन्वॉल्व किया था मैंने। तो भाई अब मैं आपको इस वीडियो लेक्चर का एक लास्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ, वो है टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। इसको कई बार स्टूडेंट काफ़ी कॉम्प्लेक्स समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसको परमानेंटली ज़िंदगी भर के लिए आप याद कर सकते हो जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो देखो जरा, हमारे सामने एक सर्कल है, हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि भाई टेंजेंट क्या है और सीकेंट क्या है। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है जो इसको जस्ट टच करे। सीकेंट क्या होता है, टेंजेंट जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, जस्ट टच करे। सीकेंट होती है जो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब देखो, तो भाई इसके अंदर एक सीकेंट है, सीकेंट मतलब 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है, और इस सर्कल की एक और सीकेंट है, और ये दोनों सीकेंट अगर एक दूसरे के पैरेलल नहीं हुई तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी आपस में। तो ये दोनों सीकेंट एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, तो मान लो ये पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही है, और पहले वाली सीकेंट जो है वो सर्कल को A और B पर मिलती है, और ये जो नीले वाली सीकेंट है ये इस सर्कल को C और D पर काटती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर टेंजेंट सीकेंट थ्योरम कहता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, वो ये कहता है कि भाई PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। अब ये याद करने में आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले ये देखो कि दोनों सीकेंट्स कहाँ पर इंटरसेक्ट हुई, आप बोलोगे यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई, तो आप यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर चले जाओ मतलब कि मेंटली मान लो आप यहाँ पर हो, फिर आपने क्या करना है, फिर इस पॉइंट से सबसे पहले उस पॉइंट पर आना है जब सीकेंट ने सबसे पहले सर्कल को काटा, यानी कि A पर। तो PA सबसे पहले कौन से पॉइंट पर आओगे, जब सबसे पहले सर्कल को काटा, इंटू PB जब दूसरी बार सर्कल को काटा, तो PA इंटू PB इज इक्वल टू PC सबसे पहले सर्कल को यहाँ पर काटा इस सीकेंट ने, इंटू PD। आप इसको ऐसे करके याद रख सकते हो, अब कभी भी नहीं बोलोगे। और ऐसे ही एक और बात मैं आपको बताऊं, ऐसे ही आप इस पॉइंट से कितनी ही ये सीकेंट्स खींच दो, कितनी ही सीकेंट्स खींच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसका नाम रखता हूं EF, तो दिस इज इक्वल टू PE इंटू PF इज इक्वल टू EFGH, अगर मैं इसका नाम रखूं इज इक्वल टू PG इंटू PH। समझ में आ गई बात, कि सबसे पहले जहां पर काटा वो वाली लेंथ इंटू उसके बाद जहां पर काटा वो वाली लेंथ। तो इसको हम किसी भी तरह से कितने भी वेज में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं।
अब यहाँ पर तो दोनों सीकेंट्स हैं, तो ये टेंजेंट सीकेंट थ्योरम कैसे बना? यहाँ पर तो दोनों सीकेंट है ना, पी बी और पी डी दोनों सीकेंट है, तो ये इसलिए बना। अगर आप ये टेंजेंट ड्रॉ करते हो यहाँ पर पी टी पर, कंसेप्ट वही लगेगा। तो अब भाई यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, देखो पहले पी से उस पॉइंट पर जाओ जब इसने सर्कल को काटा, तो किस पर काटा? पी टी इंटू, अब फिर उस दूसरे पॉइंट पर जाओ जिस पर इसने सर्कल को काटा। जनरली क्या होता है, देखो यहाँ पर सीकेंट जो है वो 2 पॉइंट पर सर्कल को काटती है, लेकिन इस सीकेंट को हम ऐसे नीचे लाते रहे, हम ऐसे नीचे लाते रहे, हम ऐसे नीचे लाते रहे, उससे क्या हुआ, ये जो पॉइंट हैं एक दूसरे के पास आते रहे। देखो ये जो पॉइंट है काटने वाले एक दूसरे के पास आते रहे, ऐसे ये पॉइंट देखो एक दूसरे के कितने पास आ गए। और एक टाइम ऐसा आया जब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के इतने पास आ गए कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ही बैठ गए, और वो केस है टेंजेंट का, पीटी का। तो भाई पॉइंट तो यहाँ पर 2 हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर बैठे हैं, तो पहला पॉइंट कहाँ है? पी टी इंटू पी टी, दूसरा पॉइंट भी यहीं पर बैठा है, तो यानी कि इज इक्वल टू इंटू पी टी स्क्वायर। समझ में आ गई? पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, कि यहीं पर दोनों पॉइंट आ गए, वो ऐसे क्लोज आते गए, क्लोज आते गए जब आप नीचे सीकेंट बनाते गए। तो ऐसे आपने इस चीज़ को याद कर लेना है। तो चलो भाई, एक तो अपना ये रिजल्ट हो गया, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था कि इस सर्कल की 2 सीकेंट हैं, ये 2 सीकेंट है ना इस सर्कल की, ये वाली और ये वाली दोनों सीकेंट्स हैं। तो ये दोनों जहां पर भी इंटरसेक्ट होती हैं, तो यहां पर ये दोनों सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट हुई। जी हाँ, अगर ये अंदर इंटरसेक्ट हो गई तो ये भी तो हो सकता है ना केस, जरूरी नहीं है कि भाई सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट हो। मान लो ये दोनों सीकेंट हैं, ये दोनों भी सीकेंट हैं, सर्कल को 2 पॉइंट्स पर काट के निकल रही हैं, और ये अंदर इंटरसेक्ट हो गई, तो भी एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट लगेगा। ध्यान से सुनो जरा। मान लो ये पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, एक ए है ये बी है, सर्कल को ए और बी पर काट रही है, ये सी और डी पर, तो यहाँ पर भी पी ए इंटू पी बी इजक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा, ध्यान से सुनो बात को। दोनों, अब मैं इन दोनों को कंपेयर करने वाला हूं। यहां पर मैंने क्या किया था, यहां पर जहां पर भी ये दोनों सीक्वेंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट है पी, यहां पर भी वो पॉइंट है पी। फिर मैं गया कि पहले वाली सीकेंट सर्कल को कौन से पॉइंट पर काट रही है, ए पर, फिर मैंने लिखा पी ए। फिर मैं वापस से पी पर आया, और दूसरा पॉइंट कौन सा है जहां पर ये सर्कल को काट रही है, बी, फिर मैंने लिखा पी बी। ऐसे ही ये जो सीकेंट है ब्लू वाली, देखो ये सर्कल को कहां पर काट रही है, ए पर, मैंने लिखा पी ए, फिर मैं वापस पी पर आया, फिर देखा दूसरा कौन सा पॉइंट है जिस पर ए काट रही है, बी, पी बी, तो पी ए इंटू पी बी। अब भी हम सेम थ्योरी फॉलो कर रहे हैं जो इस वाले के अंदर फॉलो कर रहे थे, पहले वाले फॉर्मूले के अंदर, कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे एक बार तो वो वाला डिस्टेंस लेना है जहां पर सर्कल को काटा, और फिर दूसरा पॉइंट जहां पर सर्कल को काटा वो वाला डिस्टेंस लेना है। तो दिस इज इक्वल टू पी सी, यहां पर सर्कल को काटा, फिर पी से फिर से जहां पर सर्कल को काटा, इंटू पी डी। तो क्लियर है भाई, अब ये याद रहेगा, यहां पर चाहे कितनी भी सीकेंट ड्रॉ कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो चलो भाई, अब इनको यूज करना है आपने। एक बार ये देखो जरा, इसके ऊपर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट। इन द गिवन फिगर ए पी इज इक्वल टू 3 एंड बी ए इज इक्वल टू 5, सी पी इज इक्वल टू 2। तो देखो पी ए, अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला ना लिखूँ ना, पी ए, क्योंकि एग्जाम में भी लिखते नहीं, तो पी ए इंटू पी बी, तो पी बी, कई बार बच्चे इसकी जगह 5 लिख देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है, और एग्जामिनर क्या करता है इस ऑप्शन को भी दे देता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गलती होने के बहुत चांसेस हैं जब भी टेंजेंट सीकेंट थ्योरम आए। तो पी ए इंटू पी बी, इन दोनों का सम लिखना है, 5 और 3 8, इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। तो पी सी की वैल्यू क्या है, पी सी की वैल्यू है 2 इंटू पी डी। अब देखो 2 चौके 8, तो पी डी की वैल्यू होगी जी 4 दिए 12, तो ये जो वैल्यू आई है ये पी डी की आई है। ठीक है, और यहाँ पर उसने इसका भी ऑप्शन दे रखा है, तो बार बार ये गलतियों के ऑप्शन वो आपको देता है। तो पी डी की वैल्यू अगर 12 है और पी सी की वैल्यू 2 है, तो ये सी डी की वैल्यू जो उसने पूछी है वो 10 होएगी, तो यानी कि आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, तो एक बार ये और देखो, इन द गिवन फिगर ए पी इज 2, ठीक है, बी पी इज 6, ठीक है, एंड सी पी इज 3, तो सी पी 3 है, देन फाइंड डी सी। तो पॉइंट पी पर दोनों सीकेंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो पहले पॉइंट पी से इस पॉइंट पर पी ए इंटू पी बी
इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ठीक है, तो भाई 3 दूनी 6, तो पी डी की वैल्यू आ गई जी 4। तो यहाँ पर पी डी की वैल्यू 4 आ गई। एग्जामिनर ने पूछा क्या है, एग्जामिनर ने आपसे पी डी की वैल्यू नहीं पूछी, एग्जामिनर ने पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ डी सी। डी सी, तो डी सी की वैल्यू क्या होगी, 4 + 3 7, यानी कि आंसर इज ऑप्शन ए। तो 2017 मेंस का क्वेश्चन है, देखना एक बार। PAB एंड PCD आर 2 सीकेंड्स ऑफ ए सर्कल। ठीक है भाई, बना लेते हैं। PAB यानी कि PAB एंड PCD and PCD are 2 seconds. PA is 10, PA 10 है एंड AB is 12, AB 12 है। PC is 11, तो उसने अब की बार आपसे वैल्यू पूछी है PD की। तो देखो सिंपल सी बात है, PA इंटू PB, तो PB की वैल्यू कितनी है, 10 + 12 22, PB ठीक है इज इक्वल टू PC जो कि है 11 इंटू PD जो उसने पूछी है। तो भाई 11 दूनी 22, उसने आपसे पूछी है PD की लेंथ है 20, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कभी कभी वो CD की लेंथ पूछ लेता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, अगर पूरी की लेंथ 20 है तो ये 9 होती। अब चलिए आपको एक मज़ेदार क्वेश्चन करवाता हूँ, 2017 मेंस का क्वेश्चन है, ये एक रोज रहा है एक बार। इसके ऊपर वैसे तो जनरली 95% आप बोल सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे सीधे, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो दिखते भी नहीं है फिर टेंजेंट सीकेंट के। लेकिन जब ऐसे बाहर मामला निकला हुआ हो, मैं आपको बता देता हूँ, टेंजेंट्स की बात हो, ऐसे सीकेंट्स की बात हो और उनकी लेंथ दे रखी हो ऐसे, तो इस वाले कंसेप्ट के यूज होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। देखो अब जरा, इन द गिवन फिगर एस एक्स इज टेंजेंट, एस एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स इज इक्वल टू ओ आर। ठीक है, एस एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स इज इक्वल टू ओ आर। इफ क्यू एक्स इज इक्वल टू 3, क्यू एक्स यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये 3 है, एंड पी क्यू इज 9, पी क्यू 9 का क्या मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये 9 है। ठीक है भाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ एस, तो इस ओ एस की वैल्यू हमने बतानी है। तो चलो भाई बताते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें ये पता है, आप देखिएगा एक्स एस को और एक्स क्यू पी को, एक बार इनके ऊपर नजर मारिएगा, एक्स एस और एक्स क्यू पी। तो कुछ ध्यान आया आपको? थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि भाई अगर यहां से यहां तक टेंजेंट हो और यहां से यहां तक एक सीकेंट हो, तो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये आपको बताया था थोड़ी देर पहले, टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। वही चीज हमने यहां पर करनी है यूज। तो देखो अब जरा, तो भाई जो एस एक्स है, एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू की वैल्यू क्या है इनटू, यहां पर आपको डाउट ना हो इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूं, एक्स क्यू सबसे पहले क्यू पर इंटरसेक्ट किया, फिर एक्स पी इंटू एक्स पी। अब देखो एक्स क्यू की वैल्यू है 3 और एक्स पी की वैल्यू, यहां पर कई लोग मार खा जाएंगे, बिना वजह से मिस्टेक कर जाएंगे। देखो भाई यहां पर कई लोग 9 लिख देंगे, 9 नहीं लिखना, एक्स पी क्या है 3 + 9, ये पूरी लाइन की लेंथ निकली है ना, यानी कि 12। तो एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 × 3 = 36, तो एस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ठीक है, और एस एक्स की वैल्यू जब 6 आई तो ये वाली पूरी लाइन भी 6 है, तो इस लाइन का ये वाला पोर्शन 3 है, तो ये वाला पोर्शन 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये वाली लाइन भी 6 हो जाएगी। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं। अब देखो ये वाली पूरी लाइन जब 9 है, 9 और इसका ये वाला पोर्शन 3 है, तो ये वाली लाइन भी यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगी। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। उसने पूछा क्या है, हमने सिर्फ एक ये कंसेप्ट लगाया है, हमें कई सारी लेंस मिल गई है। अब उसने क्या पूछा है, अब उसने आपसे पूछा है ओ एस। तो देखो फिर से अपना वही कंसेप्ट लगवाने की सोच रहा है, यहाँ पर इस चीज़ की वैल्यू गिवन है, इस चीज़ की वैल्यू गिवन है, इसकी गिवन है, इसकी पूछ रहा है, तो डायरेक्टली हमें दिख रही है 6 3 6 3, इसकी वैल्यू 3 है। अदरवाइज लगा लेते हैं कंसेप्ट। अब देखो ओ क्यू इंटू ओ पी इज इक्वल टू ओ आर इंटू ओ एस। समझ में आ गया? एग्जाम में ऐसे ये रंगीन डायग्राम नहीं बनाने हैं ऐसे लाइनें मार के, बस आपने दिमाग में देख लेना, मैं विजुअलाइज करने के लिए ऐसी चीज़ें करता हूँ। तो दैट इज 6 × 3 इज इक्वल टू 6 × वट, तो इस वट की वैल्यू आ गई 3, यानी कि आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है? तो भाई अब हम क्या करने वाले हैं, कंसेप्ट लेक्चर 14 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ मिसलेनियस थ्योरम्स मैं आपको करवाने वाला हूँ मिक्स। ठीक है, उसमें मिलता